Hello guys, welcome to my channel. I am here with some previous year questions of NTA UGC NET Environmental Science Paper 2. So I hope आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी and you have seen my previous videos on previous year questions that I have made and I have made a separate playlist for those videos. So if you haven't watched them yet, do watch them. They would be of great help to you because I have mentioned some repetitive questions that have been asked in your paper. So अगर आपने अभी तक वो videos नहीं देखे हैं then please go and watch and let's start with this video. So the first question is, if the soil in a given area is wetted and allowed to drain till the percolation is stopped, the amount of water thus retained is called. तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि एक सॉइल हमने एक एरिया की ले ली है, उसको गीला कर दिया गया है, ओके, वेट कर दिया गया है उसको, और अलाउड टू ड्रेन, और उसका जो पानी है वो ड्रेन होने दिया है जब तक प्रॉपरली वो ड्रेनेज या पर्कोलेशन होना रुक जाए. पर्कोलेशन बेसिकली क्या होगा, सॉइल में से जो पानी फिल्टर होके गिर रहा है जब तक वो पूरी तरह से रुक नहीं जाता. ठीक है, जब पर्कोलेशन रुक गया है तो सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर बचा है जो अब फिल्टर आउट नहीं हो रहा या फिर अब वो नहीं फ्लो रहा सॉइल में से, तो वो कहलाता है द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी ये होती है कि पूरा पर्कुलेशन से पहले सॉइल जितना पानी रिटेन कर पा रही है. ठीक है, दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. कैपिलरी कैपेसिटी की बात करें तो जैसे इस सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ठीक है, दीज आर सम सॉइल पार्टिकल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स आई सेड, ये कुछ सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इनमें सपोज दिस इज द वाटर, कैपिलरी वाटर इज प्रेजेंट लाइक दिस. ओके, ये सब सॉइल पार्टिकल्स के साथ मिला हुआ होता है और कैपिलरी वाटर बेसिकली जो फ्लो ऑफ वाटर के लिए ज़रूरी होता है सॉइल में से. उसके बाद आते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी के बारे में या हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है. तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको कवर करके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लो नहीं हो रहे. ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है इस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स को कवर करके प्रेजेंट होता है सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स के अंदर. ठीक है, और ये मतलब प्लांट्स वगैरह के लिए भी इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये सॉइल में ही प्रेजेंट रहता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason. Assertion: every country should integrate the principle of sustainable development into its policies and program. हर कंट्री को इंटीग्रेट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. रीजन ये दे रखा है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर आवर नेशंस वेल्थ. ये बात भी सही है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो भी किसी नेशन की है वो उसकी वेल्थ होती है. दोनों असर्शन रीजन बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है वो अच्छे से आपको बता नहीं पा रहा है कि क्यों इंटीग्रेट करनी चाहिए हमें पॉलिसीज. तो हमें क्यों इंटीग्रेट करनी चाहिए पॉलिसीज, आई एम टेलिंग यू कि क्योंकि आपके नेशन का कोई एक इन्वायरमेंट है, आपकी कंट्री का एक इन्वायरमेंट है. ठीक है, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एक अच्छी सिचुएशन में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए है जिससे आप भी अच्छे से सस्टेन कर पाओ अपनी लाइफ को और एनवायरनमेंट को भी कोई हानि ना पहुंचे. इसलिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा और वो बहुत ज़रूरी होते हैं वेलबींग के लिए, ह्यूमन बींग्स की भी और एनवायरनमेंट की भी. ठीक है, सो दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. ठीक है, पर जो रीजन आपका दिया गया है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है यहाँ. Now the next question is the method which can be used for softening the water having high calcium, high magnesium carbonate hardness and some non-carbonated hardness. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हार्ड वाटर प्रेजेंट है, हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए, और हार्ड वाटर में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो आप यूज़ करेंगे एक्सेस लाइम सोडा ऐश प्रोसेस, जिसमें आप एक्सेस लाइम सोडा और ऐश का यूज़ करेंगे. विंड रोज रिप्रेजेंट्स स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, विंड की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कर रहा है. तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर में दो प्रॉपर्टीज लेते हैं हम. एक तो होता है मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का और उसके साथ डायरेक्शन. तो यहाँ पे विंड की बात करें तो विंड की वेक्टर फॉर्म में दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्पीड ऑफ विंड, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगी. ठीक है, और दूसरा आता है डायरेक्शन ऑफ विंड. तो ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं बाय द विंड रोज. ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है विंड रोज जो होता है, जो कि स्पीड और डायरेक्शन को अच्छे से डिपिक्ट करता है किसी भी विंड का, विंड वेलोसिटी का. नाउ स्पॉटेड डियर, एशियाटिक वाइल्ड एस, ब्लैक बक आर, ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि वल्नरेबल स्पीशीज के अंदर आते हैं.
अब वल्नरेबल स्पीशीज बेसिकली क्या होती हैं कि वो स्पीशीज जिनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनसे छीन लिया गया है, अब वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल इन अ सेंस कि एक तो उनका हैबिटेट लॉस हो गया है, वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उन्हें इजीली हंट कर सकते हैं, सो दे आर इन डेंजर ऑल द टाइम। उसके बाद उनकी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी फॉल हो जाती है। सो दीज स्पीशीज कैन मूव टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओके। और उसके बाद ये एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं अगर उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी या उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा जिसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो आपका स्पॉटेड डियर, एशियाटिक वाइल्ड एस और ब्लैक बक, ये तीनों की तीनों वल्नरेबल स्पीशीज में आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, जितनी भी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या थ्रेटेंड या की स्पीशीज हैं, की स्टोन स्पीशीज होती हैं, इन सब के कुछ आप नाम याद कर लीजिए, वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यू शुड जस्ट क्रैम दोज नेम्स कि कौन से होते हैं। निमोनिक्स के थ्रू याद कर लीजिए। और अगर आपके पास शंकर आईएएस बुक है, शंकर आईएएस बुक जो है एनवायरमेंटल साइंसेस की, वो अवेलेबल है आपकी पीडीएफ फॉर्म में भी अगर आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट बुक एंड उसमें बहुत अच्छे से सारी स्पीशीज के नाम एक जगह पर दिए गए हैं। सो जस्ट गिव इट 5 to 10 रीडिंग्स, उससे आपको एटलीस्ट माइंड में सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ नेम्स। तो वो आपके एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में 1 या 2 नाम भी याद रहते हैं तो आप उस स्पीशीज का पता लगा सकते हैं कि वो वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है। Okay, so just cram those names. Now, specific mortality of members of a population is expressed by specific mortality जो है, ठीक है। तो वो सर्वाइवरशिप कर्व के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे। सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है वो एक ग्राफ होता है शोइंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू ईच स्टेज फॉर अ गिवन स्पीशीज और ग्रुप, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आई विल जस्ट मेक अ रफ डायग्राम ऑफ दैट। तो ये आपका कर्व है। सो इट इज, ये मैं उल्टा बना रही हूँ, वेट अ सेकेंड, लेट मी इरेज। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए ये, ठीक है। तो इसमें होते हैं टाइप 1 स्पीशीज होती है, फिर टाइप 2 होती हैं और टाइप 3 होती हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में वो स्पीशीज आती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनकी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो कहाँ पे मतलब एज के साथ इंक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ह्यूमन की जो मोर्टेलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। टाइप 3 में क्या होता है, जो प्री मेच्योर स्टेज होती है, मतलब जो न्यू बॉर्न की स्टेज होती है, जैसे कि फ्रॉग्स की बात करें हम, तो उसमें जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, यंग लार्वास होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं डेथ के, ठीक है। दे आर प्रोन टू एडवर्स सिचुएशन जिसमें वो डाई हो जाते हैं या प्रेडेटर्स के कैप्चर में जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। टाइप 2 के जो स्पीशीज होती हैं उन पे एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दे कैन डाई एट एनी टाइम थ्रू आउट दिस स्पैन। सो ये होती हैं 3 तरह की स्पीशीज इन द सर्वाइवरशिप कर्व। नाउ विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स comprise of the maximum number of endangered species among all the vertebrates. Under the anaerobic condition, denitrifying Pseudomonas changes nitrate to molecular nitrogen. तो वो नाइट्रेट से आपका क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बनाएगा और डीनाइट्रिफिकेशन करेगा। The phenomena of having higher number of species in the ecotone is known as edge effect. ठीक है, एक इकोटोन के अंदर हायर नंबर ऑफ स्पीशीज का होना एज इफेक्ट कहलाता है। तो एज इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि 2 स्पीशीज है, सपोज ये 2 इकोसिस्टम्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ 1 2 3 4 स्पीशीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 6 7 8 स्पीशीज हैं। तो इनमें सबका कुछ कुछ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 भी आ गया, यहाँ पे इधर से 5 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 8 आ गया। तो इस तरह से कुछ कुछ स्पीशीज एक इस एरिया में आके आपके मिल जाएंगी। तो द फिनोमेना ऑफ हैविंग हायर नंबर ऑफ स्पीशीज, दिस इज द इकोटोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीशीज हायर नंबर आती है उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन तो नहीं करेगा, वो इंक्रीज ही करता है, सल्फर कंटेंट इंक्रीज करता है। लोअरिंग ऑफ मीन सी लेवल नहीं करेगा। एंड इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियल आइस, ये तो और ज़्यादा आपका सिचुएशन को वर्स करेगा।
जो इंक्रीज केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स है उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी केमिकल वेदरिंग इंक्रीज होगी, जो रॉक्स से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर, उसको कैप्चर कर लेंगी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दैट इज कैप्चर्ड। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स का एक इफेक्ट होता है जो नेग्लिजिबल होता है, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर पार्ट। Which specific common feature is not found in zooplankton and rabbit? तो रैबिट और जूप्लैंक्टन दोनों एनिमल्स हैं, दोनों प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। उसके बाद दोनों ही हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं तो मोस्टली वो प्लांट्स ही खाएंगे। बोथ आर कार्निवोर्स, ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर बोला है जो कि उनका नहीं है, तो वो कार्निवोर्स नहीं है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स पर फीड नहीं करते हैं, दे ओनली फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स which are plants, so they that make them herbivores. So that's all for this video. If you have liked my video, please press the like button, and if you haven't subscribed to my channel yet, I would request you to please subscribe to my channel, because I am uploading videos regarding your NTA UGC NET Environmental Sciences paper 2 every day. So just stick to my channel, stay tuned, and thank you very much for watching.